तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसके मरे 13 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी उसकी वीडियोस यूट्यूब पर ट्रेंडिंग चली जाती हैं। लोग उनकी वीडियोस के क्लिप्स को उठाते हैं, शॉर्ट सेक्शन में डालते हैं तो मिलियंस में व्यूज़, लाखों में दसियों लाख के बराबर कमेंट्स जाते हैं। कोई भी ऐसा कमेंट नहीं जो इस शख्स के अपोजिशन में हो, यानी आमतौर पर बड़े से बड़ा कोई क्रिएटर हो, चाहे वो कोई बड़े से बड़ा ऋषि हो, चाहे वो कुछ भी देता हो। लेकिन यूट्यूब का एक नियम है कि अगर चाहने वाले हैं तो विरोधी भी हैं, लेकिन इस अकेले शख्स को मैंने देखा जिसका कोई विरोध ही नहीं कर रहा था। एक शख्स जिसके मरे 13 साल हो गए, लेकिन 13 साल से आज भी लोगों के मन में एक डाउट है कि इस शख्स की मौत नॉर्मली नहीं थी, इसकी मौत बीमारी की वजह से भी नहीं थी, इसकी मौत एक मर्डर थी, किसी ने इसकी हत्या करवाई थी। एक शख्स जो लगातार कहता था कि किसी भी चिकित्सा पद्धति की भारत में कोई आवश्यकता नहीं है, भारत के लोग, भारत की जो आयुर्वेदा है वो स्वयं इतनी सक्षम है कि दुनिया से बड़ी बीमारी को मिटा सकती है। बड़ी से बड़ी ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज आयुर्वेदा में नहीं है। एक शख्स जो दावा करता था कि हाथ में अगर मेथी का दाना मैं बांध दूं तो बड़े से बड़ा बुखार जो है वो गायब हो जाएगा। इतनी दावा करने के बावजूद, दिल की धड़कनों को कैसे स्वस्थ रखना है इसको बताने के बावजूद, ब्लड प्रेशर, बाकी शुगर, ये तमाम चीज़ें कैसे कंट्रोल में रहेंगी, इन तमाम चीज़ों को बताने के बावजूद 43 साल की उम्र में कहा जाता है कि इस शख्स की हार्ट अटैक से खुद मौत हो गई। तो अपने आप में इस शख्स की मौत कंट्रोवर्शियल क्यों रही? कौन से ऐसे लोग थे जिनके ऊपर डाउट जाता है और डाउट जाने की असली वजह क्या है? हालांकि इसके बारे में बहुत लोगों ने कहानियाँ सुनाई हैं, बड़े से बड़े चैनलों ने सुनाई है, लेकिन किसी के ऊपर डाउट क्यों होता है और किन लोगों का नाम क्यों आया, इसके बारे में किसी ने बिल्कुल भी डिटेलिंग नहीं दी। अब उनके मन में क्या डर थी क्या नहीं। लेकिन ये तमाम चीज़ें जब मैं देख रहा था और कल मैं ऐसे ही अपने शॉर्ट सेक्शन को स्क्रॉल कर रहा था, तो जब उनकी वीडियोज़ आई और उसके कमेंट सेक्शन को मैंने पढ़ा तो कहीं ना कहीं फिर मैंने देखा कि इनकी मौत को लेकर अभी भी कई ऐसे रहस्य हैं और कई ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी नहीं जानते। तो मुझे लगा एक डिटेल वीडियो लानी चाहिए और आप लोगों को पूरा बताना चाहिए कि अगर रामदेव के ऊपर डाउट जाता है तो क्यों जाता है, कांग्रेस सरकार के ऊपर जाता है तो क्यों जाता है, विदेश में रहने वाले कुछ बड़े पॉलिटिशियन के ऊपर जाता है तो क्यों जाता है। तो हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन प्रयास यही है कि पूरी डिटेल में आपको बताऊँ। तो सीधा इस कहानी का रुख करते हैं और इस कहानी की जो शुरुआत होगी वो असल में होगी राजीव दीक्षित जी के जन्म से ही। राजीव दीक्षित जी का जन्म 30 नवंबर साल 1967, यानी अगर आज़ादी से जोड़ें तो महज 20 साल, 1967 में यूपी के अलीगढ़ में हुआ। ठीक ठाक ब्राह्मण परिवार। जिस समय सारे लोग अपनी मौज मस्ती में और अपने एक रसूख को बचाने में जुटे थे, उस टाइम भी राजीव दीक्षित को पढ़ने लिखने का बेहद शौक था। उस टाइम में इनके जो अखबार का बिल आया था 1 साल का, वो 500 रुपये आया था। ये अलग अलग भाषाओं में अलग अलग कंपनियों के अलग अलग जो प्रचार वाले हैं उनके अखबारों को मंगाते, उनको पढ़ते, एक कंक्लूज़न निकालते, एक रिपोर्ट को 3-3, 4-4 तरीके से पढ़ते, फिर उनका एक होल निचोड़ निकालते और फिर समझते कि इस दुनिया में हो क्या रहा, इस देश में चल क्या रहा, और वही चीज़ें ले जाके फिर बाकी लोगों को समझाते और एक तरह से उनको सटीक चीज़ें बताने की कोशिश करते। जिस समय सारे लोग अपनी बाबाई में जुटे थे उस टाइम भी पढ़ने लिखने का इनका ऐसा शौक था कि इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की, इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की, उसके बाद ये पहुंच जाते हैं इलाहाबाद और यहाँ से इन्होंने बीटेक की परीक्षा पास की। अब कुछ जानने वाले कहते हैं कि इन्होंने आईआईटी कानपुर से एमटेक किया था, लेकिन 2015 में एक केस हुआ था जिस वजह से फिर आईआईटी कानपुर से पूछा गया कि क्या इन्होंने आपके यहाँ से पढ़ाई की या नहीं। तो फिर आईआईटी कानपुर ने 1967 से लेकर आज तक का पूरा अपना रिकॉर्ड, यानी कौन से स्टूडेंट आए थे, इन्होंने कब पास किया, कब क्या हुआ, वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए, लेकिन उसमें राजीव दीक्षित जी का नाम नहीं था। इसके बाद फिर ये भी दावा हुआ कि ये फ्रांस से पीएचडी कर चुके हैं, लेकिन इसका भी कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है। एक दावा इन्होंने खुद किया था कि CSIR में इन्होंने एंटी ग्रेविटी पे रिसर्च किया था, लेकिन फिर यहीं पे बात फंस जाती है कि अगर आपने रिसर्च किया तो रिसर्च पेपर कहाँ है। अब हो सकता है कि रिसर्च किया और इन्होंने फिर पब्लिश ना किया हो, लेकिन आमतौर पर ऐसा बहुत कम, यानी 100 में से 0.1% होता है कि कोई रिसर्च करे और रिसर्च पेपर पब्लिश ना करे, और ख़ासकर जब खुद अपनी मर्जी से कर रहा हो तो। खैर ये तो रहे इनकी पढ़ाई लिखाई, ऐसा नहीं था कि इनकी मौत ही कंट्रोवर्शियल रही है, इनकी पढ़ाई लिखाई भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही है। इसी दौरान एक चीज़ हो जाती है साल 1984 में, जब इनका नाम, इनकी कदकाठी और इनकी बात लोगों तक बड़ी तेज़ी के साथ फैली। आपने सुना होगा कि साल 1984 में भोपाल गैस कांड हुआ था, जिसमें न जाने कितने मासूमों की जान गई। जब ये कांड हुआ तो तमाम लोग अपनी अपनी थ्योरी दे रहे थे, कुछ लोग किस्मत का खेल बता रहे थे, कुछ लोग कुछ और। इसी दौरान राजीव दीक्षित का जो बयान था वो बड़ा तेज़ी के साथ वायरल हुआ। दरअसल इन्होंने कहा कि ये कोई हादसा नहीं था, ये कोई ऐसा एक्सीडेंट नहीं था,
इसको जानबूझ के कराया गया। और ये अमेरिका द्वारा जो कंपनी आई थी यूनियन कार्बाइड, ये उसके द्वारा कराया गया और एक बाकायदा प्रैक्टिकल था हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर कि इस गैस से कितने लोग मारे जा सकते हैं। अब ये बयान जैसे ही हुआ फ़ौरन एक तरह से अफरा तफरी मच गई। हालांकि इस बात का कोई प्रूफ नहीं मिला, लेकिन राजीव दीक्षित जी का तब तक ठीक ठाक नाम था। तो जब इन्होंने एक बयान दिया तो इस बयान की वजह से लाखों लोग इनसे जुड़ते चले गए। और आज भी अगर आप इनके बयानों को सुने तो इनकी बोलने की क्षमता और इनके कहने का दो अंदाज है कि कहीं ना कहीं आप ना भी मानते हो तो आपको मानने पे मजबूर कर दिया जाएगा। इसके बाद से लगातार ये ऐसे ही काम करते रहे। अच्छा, इत्तेफाक से जब ये चीज़ें हुई भोपाल गैस कांड, तो कहीं ना कहीं फिर राजीव दीक्षित जी के मन में एक तरह से गुस्सा भर गया कि विदेशी कंपनियां आती हैं, आने के बाद हमारे देश को लूटती हैं और ऐसे ऐसे हादसे कि हमारे देश के लोगों की ही जान जाए। तो भारत के लोगों का फ़ायदा क्या है विदेशी कंपनियों से। इसके बाद इन्होंने एक आंदोलन चालू किया जिसका नाम था आज़ादी बचाओ। और ये आज़ादी बचाओ जो आंदोलन था बेसिकली दो चीज़ों के ऊपर था। पहला कि हमारे देश का जो सिस्टम है, अंग्रेज चले गए लेकिन वही चीज़ें हैं। और दूसरा, ये विदेशी कंपनियां आज भी हमारे ऊपर राज क्यों कर रही हैं। तो जो पहली चीज़ थी कि आज़ादी के बाद भी अंग्रेज़ों का सिस्टम क्यों, तो जैसे उन्होंने कुछ पोस्ट के बारे में जो पुलिस डिपार्टमेंट में होता है उसके बारे में जो उन्होंने अपनी परिभाषा दी। जैसे एक बहुत बड़ा पोस्ट होता है कलेक्टर का, जिसको आप आज भी कहते हैं कि कलेक्टर साहब आए। तो कलेक्टर के बारे में इन्होंने जो डिफिनेशन दी उसके हिसाब से इन्होंने कहा कि कलेक्टर का काम होता है टैक्स कलेक्ट करना। और ये टैक्स कलेक्टर कलेक्ट करता था, उसके हिसाब से उसको कुछ पैसे मिल जाते थे, उसका कमीशन, और कमीशन की वजह से ही वो अपनी सैलरी कमाता था। और ऐसा नहीं था कि ये सिस्टम हमारे देश में आज़ादी के बाद आया। अंग्रेज़ों ने एक आदमी रखा था जिसका काम था टैक्स कलेक्ट करके अंग्रेज़ सरकार को देना, यानी भारत की मासूम जनता को लूटना और लूटने के बाद अंग्रेज़ी हुकूमत के हवाले कर देना। उसी पोस्ट का नाम कलेक्टर था जो कलेक्ट करता था टैक्सेस को। और आज भी उसी चीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं। एक दूसरा पोस्ट जिसका नाम था कमिश्नर। कमिश्नर को इन्होंने डिफिनेशन दी कि कमिश्नर वही होता है जो कमीशन पे काम करे, यानी लोगों को लूटे, लोगों का पैसा इकट्ठा करे, उसको सरकार के हवाले करे और इसके बदले उसको कुछ % कमीशन मिल जाए। अब अपना कमीशन बढ़ाने के लिए ये आदमी और ज़्यादा लूटेगा, सरकार और अमीर होगी और इसका कमीशन और बढ़ेगा। तो ऐसे ऐसे इनके डिफिनेशन थे। एक बार इनको जेल जाना पड़ा। जेल में एक नियम होता है जेल मैनुअल के हिसाब से कि कोई कैदी आता है तो उसको पूरा न्यूड यानी पूरा नग्न करके चेक किया जाता है। तो जब ये चीज़ इनके साथ भी हुई तो इन्होंने फिर उसका विरोध किया और कहा कि ऐसी चीज़ें अंग्रेज जो करते थे वो भारत के लोगों को जलील करने के लिए, तो अंग्रेज चले गए तो आज भी ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं। और सही भी है कहीं ना कहीं। तो लगातार स्वदेशी आंदोलन की वजह से, लगातार अपने आयुर्वेद को जगाने की वजह से, विदेशी कंपनियों को विरोध करने की वजह से इनका नाम, इनकी कदकाठी, इनकी तमाम चीज़ें बढ़ती रही। जगह जगह ये जाते, अपने बयान देते, जगह जगह ये अपने भारत की चीज़ों को प्रमोट करते, लोगों को कहते हैं कि विदेशी चीज़ों से आप दूर रहिए, विदेश की कोई भी कंपनी और फिर उससे जुड़े कोई सामान को ना खरीदिए और भारत में ही बनी चीज़ों का आप यूज़ कीजिए। उससे भारत में रोज़गार भी बढ़ेगा और भारत का पैसा भारत में ही रह जाएगा। धीरे धीरे साल गुजरता रहा, इनका नाम, इनकी कदकाठी बढ़ती रही, लगातार इनके बयान भी आते रहे। इसी दौरान कई और बयान थे जो कंट्रोवर्शियल थे, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। वक्त धीरे धीरे बढ़ता रहा और आ जाता है साल 2009। और साल 2009 में एक दूसरा शख्स था जो कहीं ना कहीं भारत की चीज़ों को प्रमोट कर रहा था, जो कह रहा था कि किसी भी बाहरी विदेशी कंपनियों से सामान लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें हम खुद बनाएंगे और खुद बेचेंगे। और उस शख्स का नाम था रामदेव। रामदेव बाबा से जब राजीव दीक्षित की मुलाकात हुई तो रामदेव भी राजीव दीक्षित से इस कदर प्रभावित हुए कि साल 2009 में उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया था जिसका नाम था भारत स्वाभिमान ट्रस्ट। 9 जनवरी को ये शुरू किया था। तो जैसे इन दोनों की मुलाकात हुई, मुलाकात होने के बाद बाबा रामदेव ने अपने इस ट्रस्ट का जो स्पोक पर्सन यानी जो प्रवक्ता है वो राजीव दीक्षित को बना दिया और साथ ही जो राष्ट्रीय सचिव है वो भी राजीव दीक्षित को बना दिया। अब एक ट्रस्ट के रूप में ये दोनों काम करने लगे। उनके बयान बाबा रामदेव को इस कदर पसंद आने लगे कि बाबा रामदेव भी प्रभावित होने लगे। सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चलती रही। लोग लाखों की संख्या में अब दोनों को फॉलो करते रहे। इनका स्वदेशी मिशन जो था बहुत तेज़ी के साथ फल फूल रहा था। अलग अलग जगहों पे ये जाते और राजीव दीक्षित बोलने के कुशाग्र महारत हासिल, अलग अलग जगहों पे बयान देते। सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी, लेकिन इसी दौरान कई ऐसे इनके बयान थे जो कहीं ना कहीं बाद में फिर अलग अलग लोगों पे डाउट भी पैदा करते हैं। जैसे एक बयान इन्होंने दिया था कि अमिताभ बच्चन जो है वो पेप्सी का ऐड इसलिए नहीं करते क्योंकि अमिताभ बच्चन की जो आंत है वो पेप्सी पीने की वजह से ही खराब हुई है। एक बयान इन्होंने दिया कि जो हेमा मालिनी है लोगों के सामने लक्ष्य कंपनी का प्रचार करती हैं,
लेकिन खुद दूध में बेसन डाल के नहाती हैं। और ये सीक्रेट ये लोगों को इसलिए नहीं बता रही ताकि भारत की सभी महिलाएं सुंदर ना हो सके। एक सबसे कंट्रोवर्शियल बयान इन्होंने जो दिया था, जिस वजह से शायद लोग डाउट में भी आए, कि जो ममता बनर्जी हैं वो बीफ खाती हैं, यानी गाय का मांस। इसलिए इन्होंने बीफ वाली बात पे अटल बिहारी वाजपेयी का विरोध किया था और कहा था कि आप अगर हमारे साइड बीफ को बैन करेंगे तो हम आपका विरोध करेंगे। चौथा और बड़ा अजीब सा बयान इन्होंने दिया था कि जो नेहरू थे और जो जिन्ना थे और एक विदेशी महिला जिसका नाम था एडवीना, तीनों एक साथ पढ़ते थे। यानी नेहरू, जिन्ना, एडवीना तीनों एक साथ पढ़ते थे। नेहरू और जिन्ना का एडवीना से संबंध था। एडवीना के पास नेहरू की कुछ न्यूड और अश्लील फोटोग्राफ्स थी, जिस वजह से एडवीना नेहरू को ब्लैकमेल करती हैं। और यही वजह है कि अंग्रेजी हुकूमत के आगे आज भी नेहरू जो है झुक जाते हैं। अब अपने आप में कोई सड़क का आदमी ये बयान नहीं दे रहा था। एक शख्स जिसके लाखों में फॉलोअर थे, एक शख्स जो बाकायदा स्वदेशी मिशन से जुड़ा हुआ है, एक शख्स जो बाकायदा लोगों के द्वारा फॉलो किया जाता है, जो अलग अलग जगहों पे जाता बयान देने, ये उसका बयान था कि नेहरू और जिन्ना का एडवीना से संबंध था और एडवीना के पास इन दोनों की तस्वीरें हैं। एक और बयान इन्होंने दिया कि जो कश्मीर का मसला है वो पाकिस्तान कर ही नहीं रहा, ये करवा रहा है अमेरिका, चूँकि अमेरिका खुद कश्मीर को हथियाना चाह रहा है। इसलिए अमेरिका पाकिस्तान को पैसे देता है, पाकिस्तान आतंकवादियों को पैसे देता है और आतंकवादी फिर कश्मीर को डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। एक बयान इन्होंने दिया कि जो 9/11 का हमला हुआ था, इस हमले को कोई विदेशी या फिर कोई आतंकवादी नहीं था, इस हमले को खुद अमेरिका ने करवाया था, अपनी सरकार, अपनी सत्ता और अपनी पावर को दिखाने के लिए। तो जब इन्होंने ऐसे ऐसे बयान दिए तो जाहिर सी बात है फिर अलग अलग इनके दुश्मन भी पैदा हुए। 5000 कंपनियों के खिलाफ इन्होंने सीधा सीधा मुहिम छेड़ रखा था कि इन कंपनियों को मैं भारत से ख़त्म करके रख दूंगा। दूसरा, इधर अब कांग्रेस की सरकार और नेहरू के बारे में ऐसे ऐसे बयान। तीसरा, बंगाल साइड ममता बनर्जी का ठीक ठाक बोलबाला और उनके खिलाफ ऐसी बातें कि ये बीफ खाती हैं और बीफ खाने की वजह से ये ऐसी ऐसी चीज़ें करती हैं। चौथा, अमेरिका से खुली दुश्मनी लेना। तो एक तरफ देखा जाए तो सरकार भी इनकी दुश्मन हो चुकी थी, एक तरफ देखा जाए तो अलग अलग विदेशी कंपनियां जो अरबों खरबों की मालिक हैं, चाहे पेप्सी हो चाहे लक्ष्य हो, इनका भी इन्होंने पूरी तरह विरोध करना शुरू कर दिया। अब इसी विरोध के दौरान अलग अलग ये बयान देते रहे, कई मामलों में इनको जेल भी जाना पड़ा। जेल जाने के बाद भी जेल का जो व्यवस्था था, जो जेल मैनुअल था, उसके खिलाफ भी इन्होंने आंदोलन किया। अलग अलग चीज़ें, जैसे भारत के लोग अब जीन्स पैंट जूता ये तमाम चीज़ें पहनते थे, इसके बारे में भी इन्होंने बयान किया और कहा कि जीन्स और बाकी चीज़ें उन जगहों पे पहनी जाती हैं जहाँ का वातावरण ठंडा हो। भारत के लोग धोती पहनते हैं, धोती पहनने की वजह से उनके अंदर और उनके प्राइवेट पार्ट्स को हवा मिलती रहती, जिस वजह से उनका मानसिक संतुलन ठीक रहता है। अलग अलग दावे थे, अलग अलग चीज़ें ये करते रहे। लगातार ये जो इनकी संस्था थी भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, इससे जुड़े रहे। और ऐसे ही साल 2010 की वो तारीख आती है, नवंबर का महीना, 26 नवंबर को। अब अलग अलग जगहों पे इनको जाना था, अलग अलग जगहों पे इनको बयान देना था। ऐसे ही 26 नवंबर को इनका एक कैंप लगा था छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में 26 नवंबर को पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद पहला जो बयान था 26 तारीख को, वो राजगढ़ में था। राजगढ़ में इन्होंने बाकायदा 2 स्पीच दी। उसके बाद ये पहुंच जाते हैं जहांगीर। जहांगीर में इन्होंने 2 सभाएं अटेंड की। इसके बाद ये पहुंच जाते हैं बिलासपुर 28 तारीख को। 28 तारीख को इन्होंने बिलासपुर में अपनी सभा अटेंड की, वहाँ अपनी स्पीच दी और वहाँ की स्पीच में इन्होंने बाकायदा जो टैक्स सिस्टम है उसका पूरी तरह विरोध किया था और जो शस्त्र लाइसेंस लिया जाता है उसका भी विरोध किया। उसके बाद फिर तारीख आती है 29 नवंबर साल 2010। 29 नवंबर साल 2010 को ये पहुँच जाते हैं दुर्ग में एक जगह ये अपना जो समारोह था उसको अटेंड करते हैं। अटेंड करने के बाद एक कार से ये और इनके एक साथी जिनका नाम था दया सागर, जो रामदेव के भी साथ थे और इसी भारत स्वाभिमान ट्रस्ट से जुड़े हुए थे, ये और दया सागर दोनों लोग एक कार से आ रहे थे। अब नवंबर का महीना, बढ़िया ठंडी, लेकिन जब ये कार से आ रहे थे अचानक से इनको पसीना होने लगता है। अब जब पसीना होता है तो फिर दया सागर पूछते हैं कि सर आपको पसीना हो रहा? तो फिर इस पर राजीव दीक्षित जी कहते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे गैस बनी है, इस वजह से मुझे पसीना हो रहा। हालांकि दया सागर भाप जाते हैं कि इनकी तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब है, इसलिए ड्राइवर से बोलते हैं कि काम करो, जो हम लोगों का आश्रम है, यानी जो भारत स्वाभिमान ट्रस्ट का आश्रम है, वहाँ ले चलो। इसके बाद छत्तीसगढ़ के उस भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के आश्रम में इनको लेके जाया जाता है। वहाँ पे बाकायदा ये आराम करते हैं।
आराम करने के बाद फिर जो दयासागर थे इनको इनके रूम में छोड़ते हैं। उसके बाद कुछ लोगों से मिलने बाहर जाते हैं। बाहर जाने के बाद फिर उन लोगों से बातचीत करके जो कुछ कंक्लूजन निकला था उसको बताने के लिए राजीव दीक्षित के रूम में जब जाते हैं तो जाने के बाद देखते हैं कि राजीव दीक्षित जो है रूम में है नहीं। उसके बाद फिर देखते हैं कि बाथरूम का तो दरवाज़ा है अंदर से बंद। उन्हें लगा वॉशरूम में होंगे। कुछ देर इंतज़ार करते हैं, लेकिन 20-25 मिनट गुजरने के बाद जब दरवाज़ा अंदर से खुला नहीं तो फिर उन्हें चिंता हुई। अब वो दरवाज़ा खटखटा के आवाज़ देते हैं, अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर वो डरते हैं, कुछ लोगों को बुलाते हैं। वॉशरूम का दरवाज़ा तोड़ा जाता है और अंदर राजीव दीक्षित जो थे वो बेहोश पड़े थे। इसके बाद आनंद फानन में उनको उठाया जाता है, पानी की छींटे मारे जाते हैं, लेके हॉस्पिटल जाया जाता है। बीच में भी उन्होंने हॉस्पिटल जाने का विरोध किया और कहा कि कोई आयुर्वेदिक का डॉक्टर हो तो उसको बुलाओ, मैं अंग्रेज़ी दवाई नहीं लूँगा। हालांकि आयुर्वेदिक डॉक्टर आता भी है, इलाज भी करता है, लेकिन जब फ़ायदा नहीं होता तो इनको जोर ज़बरदस्ती करके लेके जाया गया अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल में इनको बाकायदा एडमिट किया गया, आईसीयू में रखा गया। अच्छा, तब तक इनका जो औरा था, इनकी जो कदकाठी थी, ऐसा कोई था नहीं जो इनको पहचानता ना हो। इस वजह से डॉक्टर भी एकदम तैनात मुस्तैदी के साथ 4 से 5 डॉक्टर की एक टीम दिनों रात अब चौकसी में लगी हुई। लेकिन 30 तारीख की सुबह होते होते अचानक से इनकी तबीयत खराब हो गई। ये हुआ कि अब इनको दिल्ली रेफ़र किया जाए, लेकिन इससे पहले कि दिल्ली जा पाते, इससे पहले कि कुछ हो पाता, अचानक से ये मर जाते। अब अचानक से जैसे इनकी डेथ हुई, डेथ होने के बाद अचानक से अब लोगों पे हड़कंप, हर जगह खबर फैल गई। फैलने के बाद फिर ये हुआ कि अब सब पूछने लगे कि अच्छा भला आदमी हर जगह आयुर्वेदिक का प्रचार कर रहा और ऐसे 43 साल की उम्र में मौत। अच्छा, उससे पहले आप इनकी वीडियोस देखिए तो चेहरे पे जो ग्लो थी, जो चमक थी, बहुत कम लोगों के चेहरे पे देखने को मिलती है। तो जब ये चीज़ें हुई और लगातार फिर सवाल उठने लगे कि डेथ कैसे हुई, तो फिर जब डॉक्टर से पूछा गया कि कैसे हुई, तो डॉक्टर ने कहा कि हार्ट अटैक हो गया। अब हार्ट अटैक का मामला देके उसके बाद बॉडी वहाँ से भेज दी गई और यहीं से फिर डाउट पैदा हुआ। पहली बात तो बिना पोस्टमार्टम के कैसे क्लियरली कह दिया गया कि हार्ट अटैक से इनकी मौत हो गई, और जहाँ पे इतने लोगों का सेंटिमेंट जुड़ा हो, जहाँ पे इतने इनके दुश्मन हो, वहाँ पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया गया। इसके बाद फिर इनकी बॉडी को जब भेजा गया तो राजीव दीक्षित जी का जो नेचर था वो हमेशा अपनी मिट्टी से जुड़े रहना चाहते थे। तो कायदे से इनका जो अंतिम संस्कार है इनके अलीगढ़ वाले गांव में होना चाहिए था। लेकिन किस्मत का खेल कहें या फिर सूझी समझी साजिश, इनकी बॉडी को लेकर हरिद्वार जाया गया, और हरिद्वार वही है जहां ये भारत स्वाभिमान ट्रस्ट का हेडक्वार्टर था। वहां पे लेके जाया गया। वहां इनके जो भाई साहब हैं वो भी पहुंचते, प्रदीप दीक्षित। इसके बाद 1 तारीख को इनके बॉडी को खंगल एक जगह है, वहाँ अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब अंतिम संस्कार कर दिया गया, उसके बाद इधर आधे लोग कंफ्यूज थे कि बॉडी अलीगढ़ आएगी, आधे लोग वहाँ भागे भागे पहुँचे, बॉडी आई नहीं। लेकिन यहीं से जो मैंने शुरू में कहा कि किन लोगों पे क्यों डाउट होता है और डाउट की असली वजह क्या है वो आपको अब बताता हूँ। पहला डाउट गया बाबा रामदेव के ऊपर। तो डाउट की जो वजह थी कि जो इनकी कदकाठी थी और जिस हिसाब से इनका बयान था, कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट था उसके एक तरह से सारे कार्यभार तो वो संभाल रहे थे, लेकिन जो जाना जाने लगा वो राजीव दीक्षित के नाम से जाने जाने लगा। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में अब डाउट होने लगा कि राजीव दीक्षित बाबा रामदेव से ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं। तो एक थ्योरी ये भी कही गई इसी वजह से रामदेव ने कुछ करा दिया, लेकिन इस बात का अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला। दूसरा डाउट जो गया है वो गवर्नमेंट पे भी चला गया, क्योंकि जिन्होंने इस हिसाब से बयान दिया वो कांग्रेस के अगेंस्ट कि नेहरू के इनसे संबंध है। सरकार अपने फ़ायदे के लिए विदेशी कंपनियों को प्रमोट करती है, तो जाहिर सी बात है फिर सरकार पे भी डाउट जाएगा। तीसरा डाउट फिर अमेरिका और बाकी विदेशी कंपनियों पे गया, क्योंकि लगातार इन्होंने मुहिम छेड़ रखी थी कि ऐसी कंपनियों को मैं जड़ से निकाल दूंगा। और ये सारे डाउट, ये सारी चीज़ें इसलिए हैं, और सरकार का नाम मैं बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अंत में सवाल का जो जवाब देना होता है वो सरकार को ही देना होता है। और सरकार को पता था कि ऐसी कुछ चीज़ें होंगी तो आने वाली पीढ़ियाँ सवाल उठाएंगी। तो फिर लाल बहादुर शास्त्री का जैसे पोस्टमार्टम नहीं हुआ, वही सेम गलती यहाँ भी क्यों हुई, और राजीव दीक्षित जी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया गया। इसके बाद जब इनकी बॉडी आई तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि अगर आप इनकी वीडियोस देखिए तो इनके चेहरे का जो ग्लो था वो ऐसा था कि बहुत कम लोगों पे देखने को मिलता है। और अगर आप महीने को, तारीख को ध्यान से देखें तो ये 30 नवंबर यानी 1 दिसंबर और नवंबर के लास्ट में तो इतनी कड़ाके की ठंड होती है, और हरिद्वार जैसी जगहों पर तो और। तो अगर बॉडी 30 तारीख को लेके आया गया सुबह तक, तो बॉडी को आप देखेंगे, अगर फोटो भी अगर आप गूगल करें तो बॉडी लगभग काली पड़ चुकी थी, ओठ अजीब से फटे हुए और काले काले से। और ऐसी चीज़ें तब होती हैं जब पॉइजनस वाला केस हो, यानी पॉइजन लंग्स और जब इंटेस्टाइन्स को डैमेज करता है। तो इन्हीं कंडीशनों में ऐसा होता है, जहाँ तक मैंने पोस्टमार्टम वगैरह की वीडियोस यूट्यूब वगैरह पे देखी हैं।
और कुछ रिपोर्ट्स वगैरह भी पड़ी हैं। तो ऐसी चीज़ें तभी होती हैं जब पॉइजन का कोई केस हो। बॉडी पूरी तरह काली पड़ चुकी थी और ठंडी में ऐसा भी नहीं था कि बॉडी डिकम्पोज हो रही थी, इस वजह से काली पड़ी। 24 घंटे तक तो बॉडी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ठंडी के महीने में। और राजीव दीक्षित का बॉडी और उनका शरीर इतना सुडौल था कि वैसे भी सर्वाइव कर ले जाते। इन तमाम डाउट होने के बावजूद, तमाम तरह की चीज़ें होने के बावजूद ना ही उनका पोस्टमार्टम करवाया गया। और बिना पोस्टमार्टम करवाए अपोलो के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने क्लियर कह दिया कि हार्ट अटैक से मौत हुई। और इस मामले में जो जवाबदेही थी कहीं ना कहीं सरकार की थी। सरकार को करवाना चाहिए था, क्योंकि ऐसा नहीं था कि उनकी मकबूलियत, उनकी शोहरत, उनका रुतबा कम था, बाद में हो गया तब लोग सवाल उठा रहे हैं। उनकी शोहरत शुरू से थी, इसके बावजूद बिना पोस्टमार्टम के आज भी लोगों को अधर में छोड़ के उनकी बॉडी का अंतिम संस्कार करवा दिया गया। तो ये तमाम चीज़ें नहीं बताई गई आपको कि अगर सरकार की जिम्मेदारी थी तो क्यों थी, साथ ही रामदेव का नाम आया तो क्यों आया। हालांकि एक और उसमें सफाई पेश की गई कि अगर आज रामदेव करवाए होते तो लेके अपने वहाँ पे क्यों जाते। और साथ ही कांग्रेस सरकार से दुश्मनी थी तो कांग्रेस सरकार के राज्य में ऐसी चीज़ें ना करते। लेकिन राजनीति की दुनिया में, जो पॉलिटिशियन की दुनिया होती, वहाँ पे कोई दुश्मनी या दोस्ती परमानेंट नहीं होती। मतलब पे सब दोस्त हैं, मतलब निकल गया सब दुश्मन है। और कोई भी चीज़ फिक्स और परमानेंट नहीं होती। तो ऐसा नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज़ हो नहीं सकता था। लेकिन हालांकि कोई प्रूफ या फिर कोई ऑथेंटिक चीज़ें नहीं है तो किसी के ऊपर नामजद आरोप लगाना गलत है। लेकिन हाँ, डाउट तो है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी और मुझे लगा कि आपको सुनाई चाहिए। और आपसे यही उम्मीद है कि शायद मैंने लगभग चीज़ें क्लियर करके आपको सुना दी हैं। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, साथ ही राजीव दीक्षित जी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी रात 10 बजे किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।